नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का जो है बीकेसी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकेंड आज पढ़ेंगे। तो यूपी टेट सी टेट टारगेट 125 प्लस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में आप देखिए एक इमेज आपके सामने लगी हुई है। इसमें आप क्लाइमेट चेंज 3 पार्ट में देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्लाइमेट चेंजिंग। जैसे आपका ये इंडिया है, इंडिया का मैप, थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया गया। चलो तो इसमें आप देखिए 3 पार्ट हैं। ये नॉर्थ है ऊपर, ये ईस्ट है और यहाँ पर साउथ और ये वेस्ट। तो आप देखिए जो है सबसे, यहाँ आप ईस्ट में देखेंगे पहले सबसे ज़्यादा बाढ़ आती थी। ठीक है, इस ईस्ट में पहले सबसे ज़्यादा बाढ़ आती थी। अब जो है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आप राजस्थान, तो राजस्थान में आप देखिए 3-4 सालों से बाढ़ आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे राजस्थान भी हरा भरा हो जाएगा और यहाँ पर जो है डिजर्ट पैदा हो रहे हैं। ईस्ट एरिया में, इंडिया के ईस्ट साइड में डिजर्ट पैदा हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग जो है अब देखिए क्लाइमेट चेंज होने से जैव विविधता आती है। क्लाइमेट चेंज होने से जैव विविधता आती है। अब जैव विविधता के लिए क्या क्या जरूरी घटक हैं? सबसे पहले तापमान और वर्षा, ये दोनों जो है जैव विविधता के लिए जरूरी घटक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं जो जैव विविधता के सेक्शन आपको इमेज में दिखाए जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो है, तो इमेज के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखकर बताइए जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है। देखिए इमेज को देखिए और बताइए कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पर है। देखिए 66.5 नॉर्थ। आप लोग इमेज देख रहे हैं, इमेज देख करके बताइए कि जैव विविधता कहाँ पर सबसे अधिक है। ठीक है, आर्कटिक रेखा पर है या जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? आप लोग देख करके बताइए। आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, इमेज हटाइए, इमेज बगल करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इमेज अभी आपने देखा जो है, इसको मान लीजिए कि ये ग्लोब है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ग्लोब मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो है 23.5 अंश है। 23.5 अंश नॉर्थ और 23.5 अंश साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो यहां से आप देखिए इतना कर्क रेखा से लेकर के ये मकर रेखा तक पूरा बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है। जहां पर आपको रेड दिखाई दे रहा है, लाल लाल, वहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में जो है कि आर्कटिक, ऐसे पूछ लेते हैं कि आर्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है। आर्कटिक रेखा आप देख के बताइए कहाँ से गुजरती है। यहाँ आप देख रहे हैं 66.5 अंश, 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो आर्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है? 66.5 नॉर्थ से होकर के गुजरती है। ऐसे पूछ लेते हैं कि अंटार्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप बता देंगे जो है 66.5 अंश साउथ से आर्कटिक रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा आर्कटिक रेखा कहाँ गुजरती है? 66.5 अंश नॉर्थ से, और अंटार्कटिक रेखा कहाँ गुजरती है? 66.5
साउथ से, 66.5 टन से साउथ से गुजरती है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे सीधा। तो जो लोग पेपर दिए होंगे उनको पता है कि ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है। तो इमेज में आपने देखा कि जो रेड पार्ट था उसमें बायोडायवर्सिटी अधिक है, ठीक है। यानी आप कर्क रेखा से मकर रेखा तक बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। भारत में पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ पर आप देखिए इमेज फिर से देख लीजिए एक बार। भारत में कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी? आप देखिए भारत में पूर्वी क्षेत्रों में, चाइना के थोड़ा सा नीचे, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में जो है बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में भी आप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका में बायोडायवर्सिटी है। ऑस्ट्रेलिया में किस क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी है आप लोग बताइए। ऑस्ट्रेलिया देखिए, इमेज में ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। अच्छा, एक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे जो है कि कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां, ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कोरल या प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ही जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। और कहां पर है ये? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ठीक है। उत्तर पूर्व क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में आपकी जो है प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है टेट एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में। तो ओशन एसिडिफिकेशन आप लोगों ने सुना होगा कि धीरे धीरे जो है ओशन एसिडिफिकेशन, धीरे धीरे ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? देखिए, हाँ, अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि पीला पड़ रहा है। अच्छा, अम्लीय वर्षा, अम्ल का पीएच मान आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान आपसे पूछ लेता है, तो आप अम्ल का पीएच मान क्या बताएंगे? या फिर आप ऐसे पूछ देंगे अम्लीय वर्षा होने पर मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे, ठीक है। चलो, तो ओशन एसिडिफिकेशन आप यहाँ इमेज में देखिए, इमेज में आप देख रहे हैं कि अम्लीय वर्षा होने के कारण जो है ओशन एसिडिफिकेशन होता है। अम्लीय वर्षा के कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो है फसलें भी खराब हो जाती हैं। आपका ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। आप मथुरा रिफाइनरी से आप देख सकते हैं कि मथुरा रिफाइनरी, वहां से निकलने वाले धुएं के कारण जो है काफी मात्रा में ओशन एसिडिफिकेशन होता है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। इमेज आप देख लीजिए, तो इमेज आप हटा दिया जाए। तो अभी आपसे पूछा गया था कि हाँ, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान यही जान लेते हैं, क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज्यादा। तो फिर 7 किसका होता है? जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अभी हम लोग जो है एक एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, 21+ टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप कल फिर टॉपिक वाइज जब चलेगा तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपको केवल इंट्रो चल रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया जा रहा है, जिससे आप जब क्लास लें, टॉपिक चलने लगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो हमें 21+ जो है टॉपिक स्टडी करना है इसमें, यूपी टेट और सीटेट में। देखिए, पर्यावरण सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका यूपी टेट में, सीटेट में, टेट में एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, और सीटेट में उस प्रश्न को एक्सप्लेनेट करके पूछा जाता है। बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें, जो है पेडागोजी टाइप के भी आते हैं, और आपका रेलवे में है, और सभी बैंक में है,
हर परीक्षा में आप उठाकर देख लीजिए, पर्यावरण के क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं। 3-4 सालों के अंदर ईवीएस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो है बढ़ाया गया है। तो इससे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे जो है एटमॉस्फियर पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। तो यहाँ आप इससे जान सकते हैं जो है TSOIE, ठीक है। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, और आयनोस्फीयर आयन मंडल। फिर इसमें आप आगे देख सकते हैं ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। फिर आगे जो है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर क्षोभ मंडल। इस बार प्रश्न आया था जो है 2019 में कि आंधी तूफान जैसी घटनाएं कि पृथ्वी के किस जो है परत में ये घटनाएं घटती हैं। आंधी और तूफान जैसी घटनाएं पृथ्वी के किस भाग में घटित होती हैं, वायुमंडल के किस भाग में घटित होती हैं? तो आप बताइए क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में आंधी तूफान जैसी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, तो यहाँ पर है जो है नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। तो पूछा जाता है यहाँ पर आप देखिए, एक होता है आर्कटिक और एक होता है अंटार्कटिक। कौन ऊपर होता है और कौन नीचे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आर्कटिक है, ऊपर आर्कटिक होता है और नीचे अंटार्कटिक होता है। अभी अंटार्कटिक, ठीक, थोड़ा गलत हो गया, अंटार्कटिक। तो यहां पर आप देखिए ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में जो है अभी एक छेद हो गया था। कहाँ हुआ था? आर्कटिक में हुआ था कि अंटार्कटिक में हुआ था? ओजोन मंडल में छेद हो गया था, बहुत बड़ा छेद हो गया था। तो आप देखिए अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक में ओजोन मंडल की परत में छेद हो गया था। छेद होने का मतलब होता है जो है कि ओजोन लेयर पतली हो गई थी, ठीक है। तो हाँ, अंटार्कटिक में ओजोन लेयर में छेद हुआ था। अच्छा आप ये बताइए जो है अंटार्कटिक में जो ओजोन लेयर में छिद्र हुआ था वो किस देश के क्षेत्रफल के बराबर था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक के ओजोन लेयर में छेद हुआ था, अभी अब थोड़ा सुधार हो रहा है धीरे धीरे, तो वह किस देश के क्षेत्रफल के बराबर था? आप लोग बताइए। देखिए अगर यहाँ इसको दोनों इन दोनों को हम मिला देते हैं इसको ऐसे, तो ये मीसोस्फीयर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मीसोस्फीयर, जिसको मध्य मंडल बोलते हैं आप, मध्य मंडल, ठीक है। तो आप बताइए किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है अंटार्कटिक में जो छिद्र हो गया था? हाँ, भारत के क्षेत्रफल के बराबर है, भारत के क्षेत्रफल के बराबर है, फल के बराबर। हाँ अंटार्कटिक में, ठीक में अंटार्कटिक के ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। देखिए इंट्रो कर रहे हैं हम लोग, तो इंट्रोडक्शन में जो है एक थोड़ा थोड़ा ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल के बराबर अंटार्कटिक के ओजोन लेयर में छिद्र हो गया था। तो भारत का क्षेत्रफल जो है किस नंबर पे आता है? आप जानते हैं हमारा भारत का क्षेत्रफल जो है 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे जान सकते हैं, रक्कू-बाई। रक्कू-बाई से आप सीख सकते हैं सबसे पहले क्या है? रूस है, रसिया, ठीक है। फिर कनाडा, कनाडा के बाद क्या है? चाइना, चाइना, फिर यूएसए अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या है? आई फॉर अपना प्यारा भारत, इंडिया, अपना प्यारा देश भारत। तो
तो अपना भारत 7वें नंबर के क्षेत्रफल पर है। तो आप लोग ये बताइए जो है कि 8वें नंबर पर कौन सा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना। भारत के बाद कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अंटार्कटिक में कि ओजोन लेयर में भारत देश के क्षेत्रफल के बराबर छिद्र हुआ था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन लेयर में छिद्र हो जाने से क्या क्या कमी है, नुकसान होता है? हमारा कैंसर हो जाता है। हमारे शरीर में जो है ओजोन लेयर के छिद्र से कैंसर हो सकता है। इसीलिए जो है प्रदूषण से जितना कोशिश की जाती है बचा जा सके न, ताकि जो है ओजोन लेयर में छिद्र ना होने पाए। अगर ओजोन लेयर में छिद्र हो गया तो क्या होगा? हमारे शरीर में, त्वचा में कैंसर हो जाएगा। सब्जियों में कैंसर, सब्जियां जो है सब्जियों में भी कैंसर हो जाता है। तो उन सब्जियों को जब हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे हम लोगों को भी कैंसर हो जाता है। G20 सम्मेलन 2022 अपने भारत में मनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे सॉइल, मृदा। सॉइल कितने प्रकार की होती है? मृदा, मृदा या आप बोल सकते हैं मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में बात करेंगे। आप इमेज के माध्यम से देखेंगे जो है सैंड सॉइल। मिट्टी यहाँ पर आप 6 प्रकार की देख रहे हैं, और भी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सॉइल है यहाँ पर आप देखिए जो है कौन कौन, सैंड सॉइल, पीट सॉइल, रेड सॉइल, अलूवियल सॉइल और क्ले सॉइल, लोमी सॉइल। लाल लाल मिट्टी है, काली मिट्टी। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि कौन सी मिट्टी पानी को ज्यादा ऑब्जर्व करती है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती है? बताइए, आप लोग बताइए कौन सी मिट्टी जो है पानी को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती है? तो यहाँ पर आप जानिए काली मिट्टी जो है पानी को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती है। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं कि दोआब किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये गंगा है, गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना के बीच का जो ये पार्ट है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। दोआब में जो है मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी। खादर मिट्टी के बाद आता है बांगर मिट्टी। तो यहाँ पर आप जो है दोआब में भी देख लिए कि यहाँ पर 6 मिट्टी 6 प्रकार देखे थे। 3 मिट्टी के प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं। तो मिट्टियां कई प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर दोआब में आपने देखा दोआब की मिट्टी जो है 3 प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। आपसे पूछा गया है पेपर में कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में कौन सबसे ज्यादा उपजाऊ है? तो बताइए, खादर और बांगर में सबसे ज्यादा कौन से उपजाऊ है? खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ है, खादर अधिक उपजाऊ है। तो खादर मिट्टी जो है बांगर से अधिक उपजाऊ। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी का मतलब जो नदियों के द्वारा जो है बहा करके लाई जाती हैं, वो फिर मतलब नदियों के द्वारा तीनों बहा करके लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। ठीक है, जो अधिक उपजाऊ है वो है खादर मिट्टी। बांगर क्या है? जो बेकार मिट्टी होती है, ऊसर टाइप की मिट्टी, तो उसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में जानते हैं, पॉल्यूशन। प्रदूषण एक खतरनाक चीज है। चलिए इसके बारे में सीखते हैं। 2 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण और आंतरिक प्रदूषण। अब आंतरिक प्रदूषण क्या है? जैसे आप सुबह सुबह उठिए जो है तुरंत आप अपने पेट में ठोक दीजिए पिज्जा बर्गर, तो विभिन्न प्रकार की चीजें सुबह सुबह उठते ही आप खा लेंगे, तो क्या होगा? आपके चेहरे पर फफूंदी होगी, मूसा होगा, पिंपल्स होंगे, फुड़िया होगी। तो विभिन्न प्रकार की चीजें आप, ये आंतरिक प्रदूषण है। जब आप अपने शरीर को साफ सुथरा शुद्ध रखोगे तो आपका बॉडी भी जो है फ्रेश रहेगा। तो वायु प्रदूषण क्या है? जब आप सुबह सुबह कहीं निकल जाते हो तो दिल्ली में देखिए पहाड़गंज है, वहां पर कचरे का पहाड़ है। तो ये वायु प्रदूषण है जो हम मानव जनित होता है, इंसानों के द्वारा फैलाया जाता है। जिसे रेडिएशन है, देख लीजिए रेडिएशन। रेडिएशन से बहुत सारी चीजें विलुप्त हो रही हैं। जैसे गौरैया है, गौरैया आप कहाँ अब दिखाई नहीं देती है, लुप्त
लुप्त हो गई है। तो आप लोग बताइए गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस, गौरैया दिवस आप कब मनाया जाता है? चलिए तो आप जान लीजिए गौरैया दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरीके से मृदा दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। मृदा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ठीक है। आप देख लीजिए जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, नाभिकीय प्रदूषण। तो यहाँ पर जो है अब इंट्रो समाप्त होता है। अब कल से हम लोग जो है टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है इंट्रो वाला सेक्शन पसंद आया होगा। तो लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ उसको देख लेते हैं कि पर्यावरण को बचाने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जैसे IUCN है, NEP। तो लास्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे अंतिम में जो है कि पर्यावरण को बचाने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं, IUCN का काम क्या होता है, ये जो है लुप्त होने वाले जीव कौन से हैं जो, या लुप्त होने के कगार पे कौन कौन से जीव हैं, इन चीजों को लिस्ट बनाता है। तो इसके बारे में आप लोग जो है लास्ट में पढ़िएगा।